गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरी केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम एल्किल हैलाइडों में पाए जाने वाले कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यह टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इस टॉपिक से प्रतिवर्ष एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन निश्चित पूछा जाता है। किंतु इस टॉपिक का अध्ययन करने से पहले हम कुछ फंडामेंटल जैसे विद्युत ऋणात्मकता, परमाणु त्रिज्या और विद्युत ऋणात्मकता और परमाणविक त्रिज्या में क्या संबंध होता है इसका अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अध्ययन करेंगे। तो हम जानते हैं कि जब दो परमाणु आपस में संयोग करते हैं या बॉन्ड बनाते हैं तो वह इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं और इस प्रकार के बॉन्ड बनाने को सहसंयोजकता कहते हैं। इस प्रकार के बंध में सामान्यतः साझे का इलेक्ट्रॉन जोड़ा दोनों परमाणुओं के बीच में उपस्थित होता है, जिसे आध्रुवी सहसंयोजक बंध कहते हैं। किंतु कई बार यह साझे का इलेक्ट्रॉन जोड़ा एक परमाणु की ओर विस्थापित हो जाता है, जिसके कारण इस परमाणु पर आंशिक ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है और जिस परमाणु से यह दूर होता है उस परमाणु पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि यह साझे का इलेक्ट्रॉन जोड़ा एक परमाणु की ओर विस्थापित क्यों हो गया। तो इसका मुख्य कारण उस तत्व की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता होती है। जिस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है वह साझे के इलेक्ट्रॉन जोड़े को अपनी ओर खींच लेता है या अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसी के आधार पर हम विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित कर सकते हैं कि सहसंयोजक बंध में किसी परमाणु के द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन जोड़े को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। यह साझे का इलेक्ट्रॉन जोड़ा जिस परमाणु की ओर जाता है उस पर ऋण आवेश व दूसरे परमाणु पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम विद्युत ऋणात्मकता का अध्ययन हैलोजन परिवार में करेंगे। हम जानते हैं हैलोजन परिवार में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन तत्व उपस्थित होते हैं, जो कि अपने अपने आवर्त में अपनी टर्मिनल पोजीशन रखते हैं। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन आता है कि आवर्त में इन तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता कैसी है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक हैलोजन अपने आवर्त में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता रखता है। जैसे फ्लोरीन जो कि द्वितीय आवर्त में है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता द्वितीय आवर्त में सबसे अधिक है। इसी प्रकार क्लोरीन जो कि तृतीय आवर्त में है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता तृतीय आवर्त में सबसे अधिक है। इसी प्रकार चतुर्थ और पंचम आवर्त में भी हैलोजन अपने आवर्त में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता रखते हैं। इसके अतिरिक्त हैलोजन में पाए जाने वाला फ्लोरीन आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता प्रदर्शित करने वाला तत्व है और आवर्त सारणी में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता सीजियम की होती है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हम परमाणु त्रिज्या का अध्ययन करेंगे। तो पुनः क्वेश्चन आता है, परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं। तो हम परमाणु त्रिज्या का अध्ययन करने से पहले सामान्यतः गणित में प्रयुक्त होने वाली त्रिज्या का अध्ययन करेंगे। यदि पूछा जाए त्रिज्या किसे कहते हैं, तो हमारा उत्तर होता है किसी वृत्त में केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। यदि हम इस वृत्त के केंद्र को परमाणु नाभिक माने और परिधि को हम बाह्यतम कोश माने तो इसके आधार पर हम परमाणु त्रिज्या की परिभाषा आसानी से दे सकते हैं कि किसी परमाणु में नाभिक से लेकर बाह्यतम कोश की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम परमाणु त्रिज्या का हैलोजन परिवार में अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं हैलोजन परिवार में सबसे पहले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन उपस्थित है। जब हम इस परिवार में फ्लोरीन से आयोडीन की ओर जाते हैं, अर्थात समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, तो परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता जाता है। पुनः क्वेश्चन आता है, क्यों बढ़ता जाता है। तो इसका आंसर होता है, जब हम समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो कोश की संख्या लगातार बढ़ती जाती है। इस कारण परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती जाती है। जैसे फ्लोरीन, इसके पास 2 कोश हैं, क्लोरीन इसके पास 3 कोश हैं, Br इसके पास 4 कोश हैं, जिन्हें हम K, L, M और N के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो स्पष्ट है, कोश की संख्या बढ़ने के साथ साथ परमाणु त्रिज्या बढ़ती है।
तो स्टूडेंट्स अभी आपने हैलोजन परिवार में परमाणविक त्रिज्या किस प्रकार से परिवर्तित होती है इसका अध्ययन कर लिया है। इसके अनुसार सबसे अधिक परमाणु त्रिज्या आयोडीन की होती है और सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या फ्लोरीन की होती है। स्टूडेंट्स अब हम विद्युत ऋणात्मकता और परमाणविक त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है इसका अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता परमाणविक त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात जब विद्युत ऋणात्मकता का मान अधिक होता है तब परमाणविक त्रिज्या का मान कम होता है। एग्जाम्पल फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता हैलोजन में सबसे अधिक है तो उसकी परमाणविक त्रिज्या सबसे कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, परमाणविक त्रिज्या कम, जिसे हम निम्न प्रकार से नोट भी कर सकते हैं। विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा तो परमाणविक त्रिज्या कम। स्टूडेंट्स अब हम एल्केल हैलाइडों में पाए जाने वाले कार्बन और हैलोजन बॉन्ड की प्रवृत्ति का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स हम जानते हैं एल्केल हैलाइडों में पाए जाने वाला कार्बन परमाणु एल्केन से आता है और एल्केन में उपस्थित सभी कार्बन परमाणु sp3 संकरण की अवस्था में होते हैं। अतः हैलो एल्केन या एल्केल हैलाइड में पाए जाने वाला कार्बन भी sp3 संकरण की अवस्था में होता है, जो कि हैलोजन परमाणु से जुड़ा रहता है। यह हैलोजन परमाणु sp3 संकरण वाले कार्बन परमाणु से अपने np कक्षक के इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जुड़ता है, अर्थात अपने np कक्षक के इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा एकल सहसंयोजक बंध बनाता है। np जहाँ पर n आवर्त की संख्या है और p कक्षक में उपस्थित आयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या रहेगी, यहाँ पर p कक्षक है। स्टूडेंट्स इसके बाद हम इनमें पाए जाने वाली ध्रुवता को देखते हैं। तो हम जानते हैं कार्बन और हैलोजन में से हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है, अतः यह साझे के इलेक्ट्रॉन जोड़े को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिसके फलस्वरूप हैलोजन परमाणु आंशिक ऋणावेशित हो जाता है और कार्बन परमाणु आंशिक धनावेशित हो जाता है। तो हैलोजन परमाणु की अधिक विद्युत ऋणात्मकता के कारण एल्केल हैलाइड में उपस्थित कार्बन हैलोजन बॉन्ड ध्रुवित हो जाता है और यही इनकी सक्रियता का कारण होता है। ध्रुवण के कारण इनकी सक्रियता बढ़ जाती है। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि यदि यह कार्बन परमाणु अर्थात हैलो एल्केन में उपस्थित कार्बन परमाणु या एल्किल मूलक में ज़्यादा कार्बन उपस्थित हैं तब क्या होता है। बड़े एल्किल मूलक से मतलब C3H7 या C4H9 से है, जैसे यह CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड X जहाँ पर X हैलोजन है, यह C3H7X है। तो इसमें इस CH2 और X के बीच उपस्थित साझे का इलेक्ट्रॉन जोड़ा हैलोजन परमाणु की ओर विस्थापित हो जाता है, अतः हैलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश और CH2 कार्बन पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है। अब यह धनावेश पास वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन जोड़े को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिसके कारण यह इलेक्ट्रॉन इसकी ओर विस्थापित हो जाते हैं। तो इस कार्बन पर भी धनावेश उत्पन्न हो जाता है, तो यह इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है, तो पीछे वाले कार्बन पर भी धनावेश उत्पन्न हो जाता है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और यह धनावेश पूरी चेन में फैल जाता है। सामान्यतः यह आवेश 3 इलेक्ट्रॉन्स तक फैलता है। इसे हम प्रेरणिक प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। इसे एक तीर के द्वारा व्यक्त करते हैं, जिसकी दिशा इलेक्ट्रॉन के विस्थापन की दिशा को बताती है। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड का निर्माण सामान्यतः सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होता है, अतः प्रेरणिक प्रभाव में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का हैलोजन परमाणु की ओर विस्थापन हो रहा है। इसे हम -I इफेक्ट या ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी आपने इस पूरे तथ्यों का अध्ययन कर लिया है। अभी एक फैक्ट छूटा है, वह है फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है क्यों, या हैलोजन में फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है क्यों। तो इसका आंसर हम परमाणु त्रिज्या के आधार पर दे सकते हैं कि फ्लोरीन की परमाणु त्रिज्या सबसे
कि फ्लोरीन की जो परमाणु त्रिज्या है वह सबसे छोटी होती है, अतः इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। तो अब इतना आप फेयर कर लें। इसके बाद हम कुछ और फैक्ट्स हैं उनका अध्ययन करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट्स, अब हम कार्बन हैलोजन बंध की ध्रुवता का एल्किल हैलाइडों पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने इसकी ध्रुवता का कारण और यह क्यों उत्पन्न होती है इसका अध्ययन कर लिया है। तो कार्बन हैलोजन बंध की ध्रुवता के कारण एल्किल हैलाइडों पर निम्न प्रभाव उत्पन्न होते हैं। सबसे पहला प्रभाव होता है कार्बन हैलोजन बंध की लंबाई। दूसरा प्रभाव होता है कार्बन हैलोजन बंध की वियोजन ऊर्जा। और तीसरा मुख्य प्रभाव होता है कार्बन हैलोजन बंध की सक्रियता। हम सबसे पहले इन्हीं तीन प्रभावों का अध्ययन करेंगे, किंतु इनका अध्ययन करने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ टर्म्स लिखे हैं उनके बारे में बता दूँ। EN का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता है। BL का मतलब बॉन्ड लेंथ या बंध लंबाई है। और जो तीर ऊपर की ओर बना है इसका अर्थ ज़्यादा है। EN ऊपर की तरफ तीर, इसका मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। BL मतलब बॉन्ड लेंथ और नीचे की ओर तीर, इसका मतलब है बॉन्ड लेंथ कम। यह संक्षेप में लिखने का तरीका है। आप इसकी सहायता से अपने नोट्स भी बना सकते हैं, क्लासरूम नोट्स भी बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले प्रभाव अर्थात कार्बन हैलोजन बंध की लंबाई का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, कार्बन हैलोजन ध्रुवता का यह पहला प्रभाव है। इसमें एल्किल हैलाइडों में उपस्थित हैलोजन परमाणु के कारण कार्बन हैलोजन बंध की लंबाई में कुछ परिवर्तन हो जाता है और इस बंध की लंबाई को हम बॉन्ड लेंथ या बंधन दूरी कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह बॉन्ड लेंथ तत्व की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता पर निर्भर करती है। जब कार्बन हैलोजन बॉन्ड में उपस्थित हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। हम जानते हैं कि हैलोजन परिवार में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, अर्थात RF की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होती है और RI जो कि हैलोजन परिवार में सबसे नीचे होता है, इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है। इसके बाद हम कार्बन हैलोजन बंध की वियोजन ऊर्जा का अध्ययन करेंगे। कार्बन हैलोजन बंध की वियोजन ऊर्जा बंध लंबाई पर निर्भर करती है। जब यह बंध लंबाई कम होती है तो वियोजन ऊर्जा ज़्यादा होती है। वियोजन ऊर्जा से मतलब होता है बंध को तोड़ने में प्रयुक्त होने वाली ऊर्जा। इसे बंध वियोजन ऊर्जा भी कहते हैं, अर्थात वह ऊर्जा जो बंध को वियोजित कर देती है या बंध को तोड़ देती है। तो मैं आपको बता चुका हूँ यह बंध की लंबाई पर निर्भर करती है। जब CX बंध की लंबाई कम होती है तो कार्बन हैलोजन बंध की वियोजन ऊर्जा अधिक होती है। हम जानते हैं RF की बंध लंबाई कम होती है, अतः RF की बंध वियोजन ऊर्जा अधिक रहेगी और RI के लिए बंध लंबाई सबसे अधिक होती है, अतः RI के लिए बंध वियोजन ऊर्जा सबसे कम रहेगी। अर्थात बंध लंबाई और बंध की वियोजन ऊर्जा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, जिसे हम निम्न प्रकार से भी कह सकते हैं कि जब बॉन्ड लेंथ कम है तो वियोजन ऊर्जा ज़्यादा है। इसके बाद हम तीसरा प्रभाव कार्बन हैलोजन बंध की सक्रियता का अध्ययन करेंगे। यह सक्रियता बंध वियोजन ऊर्जा पर निर्भर करती है। जब बंध वियोजन ऊर्जा कम होती है तब कार्बन हैलोजन बंध की सक्रियता अधिक होती है। इसका मतलब होता है, सक्रियता से हमारा मतलब होता है कि आसानी से बंध का टूट जाना। जो बंध जितनी आसानी से टूट जाता है उसकी सक्रियता उतनी ही अधिक होती है। तो स्पष्ट है बंध को तोड़ने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा बंध वियोजन ऊर्जा है। जब बंध वियोजन ऊर्जा कम है तो बंध की सक्रियता अधिक है, अर्थात वियोजन ऊर्जा और सक्रियता भी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। हम जानते हैं कि सबसे
कम वियोजन ऊर्जा Ri की होती है, अतः Ri की सक्रियता सबसे अधिक होती है और सबसे अधिक बंध वियोजन ऊर्जा एल्किल फ्लोराइड की होती है, अतः एल्किल फ्लोराइड की सक्रियता सबसे कम होती है। इसमें एक क्वेश्चन आता है कई बार कि एल्किल हैलाइड जब प्रकाश में खुले छोड़ दिए जाते हैं तो यह भूरे रंग के हो जाते हैं, क्यों? तो इसका आंसर इनकी अधिक सक्रियता है। जैसे ही इन्हें प्रकाश में रखा जाता है यह आर और आयोडीन में वियोजित हो जाते हैं। तो आयोडीन जिसका रंग बैगनी भूरा होता है, अतः यह बैगनी भूरे रंग के हो जाते हैं। इसके बाद हम चौथा प्रभाव, हेलो एल्केन्स के बॉइलिंग पॉइंट व मेल्टिंग पॉइंट एल्केन से अधिक होते हैं, क्यों? इसका अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं हेलो एल्केन्स में द्विध्रुव पाया जाता है जो कि कई हेलो एल्केन्स परमाणुओं के बीच बन जाता है। जैसे RX और RX ये दो हेलो एल्केन्स के अणु हैं, इनमें वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण हुआ है। R के ऊपर प्लस आवेश, X के ऊपर माइनस आवेश, R के ऊपर प्लस आवेश, X के ऊपर माइनस आवेश, तब यह विद्युत द्विध्रुव में बदल जाते हैं और दो विद्युत द्विध्रुवों के बीच परस्पर आकर्षण बल कार्य करने लगता है, जिसे हम विद्युत द्विध्रुव आकर्षण बल कहते हैं। इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए हमें हेलो एल्केन्स के लिए अतिरिक्त ऊर्जा देनी पड़ती है जो कि एल्केन्स में नहीं होता है। अतः हेलो एल्केन्स के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट संबंधित एल्केनों से ज़्यादा होते हैं। इसके बाद हम अंतिम प्रभाव, एल्किल हैलाइड ध्रुवित होते हैं किंतु यह जल में अवलेय होते हैं, क्यों? इसका अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं विलेयता सिद्धांत के अनुसार ध्रुवीय यौगिक ध्रुवीय विलायकों में विलेय हो जाते हैं, किंतु एल्किल हैलाइड के केस में ऐसा नहीं है। यह जल में विलेय नहीं होते हैं क्योंकि एल्किल हैलाइड जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं, इसलिए यह जल में अविलेय होते हैं, जल में मिलते नहीं हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने एल्किल हैलाइड में कार्बन हैलोजन बंध का जो प्रवृत्ति है उसका अध्ययन कर लिया है और इस प्रवृत्ति के कारण एल्किल हैलाइड में जो गुण उत्पन्न हो जाते हैं उनके सभी कारण का अध्ययन कर लिया है। ये सारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। स्टूडेंट्स, आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहें जिससे आपकी केमिस्ट्री से संबंधित कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, आपको केमिस्ट्री याद नहीं करनी पड़े, आपको केमिस्ट्री सरल लगे, ऐसा हमारा उद्देश्य है। आप इसके पहले की वीडियो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। धन्यवाद।